हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का, जो आपकी यूज़फुल है नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसके विषय में थोड़ा पहले बता दूं, मैं जिस चैनल पे आप आए उसमें कुछ पेपर 1 के यूजीसी नेट के टॉपिक्स हो चुके हैं। ये हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसके पीछे का रीज़न क्या था, और क्वेश्चन को हमने फैक्ट बेस रखा है थोड़ा सा, क्योंकि जो एग्जाम ने ऐसे आस्क कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। तो आपने समझ लिया, इसका तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन आएगा, देन उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका क्लियर हो जाए। और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी पर मिल जाएगी आपको। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्विज़ेस के लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपकी ये है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाइए, जिससे कि आपका पता चले भाई स्कोर कितना था। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। इसमें पूछा गया ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द कास्ट सिस्टम। अब ये क्वेश्चन लाने का अर्थ ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो गांधी बी आर अम्बेडकर से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, और उनसे फैक्ट बेस मैंने बनाया है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि गांधी जो बी आर अम्बेडकर के बीच मतभेद किस विषय पर थे। ठीक है, तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपका पहला है कि गांधी जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने में विश्वास करते थे। गांधी बिलीव्ड इन कम्प्लीटली एबॉलिशिंग द कास्ट सिस्टम, क्या यस या नो। दूसरा है, डॉक्टर अम्बेडकर व्यूड द कास्ट सिस्टम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुज़म दैट नीडेड टू बी इरेडिक्टेड। मतलब कि डॉक्टर अम्बेडकर जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म से मतलब अलग कर अभिन्न मांगते थे, मतलब ख़त्म करना चाहिए था, उनका ये मतलब था। तीसरा है, गांधी ने जातिगत असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी एम्फेसाइड स्पिरिचुअल एंड मोरल रिफॉर्म लाने की कोशिश की फॉर द कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। फोर्थ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए संवैधानिक सुधारों और कानूनी उपायों को प्राथमिकता दी या नहीं, इस विषय पे भी पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन आपके सामने है 1 या 2, या बी है 2 या 3 4। कौन से इसमें से सही पूछे गए हैं, 1 3 4 या 3 4। तो आपने ऑप्शन अपना दे दिया होगा। आंसर्स के बारे में बात करते हैं। बी ऑप्शन इसका है। कैसे है, इसमें आप पढ़िए ध्यान से। पहला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है इसीलिए आप पढ़ सकते हैं। द कास्ट सिस्टम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुज़म एंड एडवोकेट फॉर कंप्लीट एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो उन्मूलन की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए उनके विचारों में। सेकंड, अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो गांधी एम्फेसाइड मोरल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं लीगल मेजर से। ठीक है, जाति का समानता के लिए कानून उपायों की तुलना में, अच्छा इसकी जगह पे करते हैं नैतिक और आध्यात्मिक सुधारों की बात करते हैं। ठीक है, इनका राम राज्य का कॉन्सेप्ट है जो। ठीक है, उसके बाद में कथन नंबर 4 क्या कहता है ये देखिए आप। डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन एज की सोल्यूशन टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की। और पहला गलत क्यों है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये 3 सही थे, ये गलत क्यों है इसके बारे में। गांधी जी ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन की वकालत नहीं की थी, ठीक है, बल्कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखते अस्पृश्यता का विरोध करने पर इसको सुधारने का लक्ष्य रखा। अब इसमें लगभग आपके 4 पॉइंट निकल रहे हैं नोट्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ये था कि किसको माना पूर्ण उन्मूलन की वकालत की, अम्बेडकर जी ने। ठीक है, सेकंड इज जातिगत समानताओं को दूर करने के लिए किस किस तरीके का उपयोग करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन। एंड फोर्थ इज डॉक्टर अम्बेडकर जाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए, बेसिकली कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे संवैधानिक सुधारों की बात करते थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड दैट आपने ये देखा होगा कि हरिजन जो दलित के लिए उनके लिए गांधी जी ने एक प्रकार से पत्रिका भी निकाली थी। उस पत्रिका का नाम कमेंट जरूर करना आप, कौन सी पत्रिका किस सन में निकाली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इसमें से जानकारी मिली होगी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और जानकारी मिलेगी। ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी अम्बेडकर, जो सीरीज़ आती जाएगी इसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट के रूप में है। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द डॉक्टर अम्बेडकर पर्सपेक्टिव ऑन अचीविंग सोशल इक्वालिटी इन इंडिया। अम्बेडकर जी के द्वारा सामाजिक प्राप्त करने के लिए सामाजिक समानता को क्या उनका दृष्टिकोण था, क्या उनके विचार थे। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट रिक्वायर्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन फॉर दलित के लिए, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, इट वाज प्राइमरली अचीवेबल थ्रू स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के द्वारा या आध्यात्मिक शुद्धि के माध्यम से। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाना चाहिए, एसेंशियल मानते थे। इट डिमांडेड द एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो इसका आंसर आपको सोचना है, और देखिए कि इस विषय पे आपको अम्बेडकर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट डीपली भी हैं कुछ ऐसे। तो हम लोग बात करते हैं
तो इसका आंसर है बी। कैसे है इसको जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एम्फेसाइड कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लाए थे, ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें कौन कौन से थे। पहला हम लोग देखते हैं कथन एक देखते हैं। ये एडवोकेटेड फॉर दलित पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट के लिए। उन्होंने किसकी बात की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करें, ही बिलीव्ड इसेंशियल फॉर इरेडिकेटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, यानी जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने की बात की, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इस कथन नंबर 4, उन्होंने सच्ची सामाजिक प्राप्त करने के लिए आर्थिक असमानताओं को दूर करना, यानी ही स्ट्रेस्ड दैट नीड टू एड्रेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज टू अचीव ट्रू सोशल इक्वलिटी, यानी थर्ड नंबर, यानी ये 2 था, ठीक है। पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इसे नोट से पढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया था आध्यात्मिक शुद्धि को प्राथमिकता करने की नहीं बात की थी इन्होंने, टू नॉट प्रायोरिटाइज। इन्होंने बात की थी ही रिलाइड ऑन प्रैग्मेटिक, यानी व्यवहारिक थे, और इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन की बात करते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने किसी तरीके से इस तरीके से बात नहीं की जैसे कह सकते हैं आप इसको गांधी वर्सेस अंबेडकर, यही अंतर है। इन्होंने धर्म को मान के चली, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे चली वैसे उसको अच्छा करना है। इन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन जरूर देते जाइए, जिससे आपको पता चले आपको कितने आंसर सही हुए, या आपने नोट करते जाइए। और लास्ट में वीडियो को बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है या कुछ ऐड ऑन करना हो आपकी तरफ सजेशन के लिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आर करेक्ट पूछा गया है प्लेटो के रिलेटेड, ठीक है। अब प्लेटो आ गया है, क्वेश्चन आया, प्लेटो डिफाइन करता है जस्टिस को ईच क्लास सोसाइटी के बारे में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए, पहला ये पूछा जा रहा है। दूसरा है जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मतलब प्लेटो के अनुसार न्याय कर सभी व्यक्तियों की समानता है, दूसरा ये पूछा जा रहा है। जस्टिस इज हार्मनी बिटवीन द 3 क्लासेस, कौन कौन से रूलर्स में है, ऑक्सिलरी या प्रोड्यूसर में है, तीसरा स्टेटमेंट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस इज रूटेड इन द इंडिविजुअल सोल, देखिए इंडिविजुअल सोल पे है, अलाइनिंग रीजन इज प्रेजेंट एपिटाइट पे है, तो आपको इसका आंसर देना है, और आंसर क्या है इसका बी। कैसे है, 1 3 4 देखते हैं। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि एपिरोड की बात करते हैं, मतलब परिभाषित करता है। उसके बाद में करता है न्याय सभी व्यक्तियों की समानता नहीं है, क्यों नहीं है, जब शासक सहायक और उत्पादक वर्ग होंगे, आप ऐसे समझिए, शासक सहायक और उत्पादक, ठीक है। जब शासक सबसे हाईएस्ट पढ़ा लिखा होगा, सहायक उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ग में, तो कैसे सब बराबर हो जाएंगी, आप ये समझ लीजिए। इसके आंसर 2 नहीं था स्टेटमेंट, एंड 1 3 4 था, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऐड कर दी इन्फॉर्मेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट आर करेक्ट, यानी कि स्टेट के बारे में उन्होंने पूछा है करेक्ट कौन से हैं, ठीक है। अब अरिस्टोटल की बात हो रही, प्लेटो को हम लोगों ने कर लिया। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, देखिए इसके बारे में कथन पढ़ते हैं और उसका आंसर आप बताना। अरिस्टोटल व्यूज द स्टेट एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन है दैट अराइज टू फुलफिल ह्यूमन नीड, यानी कि व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेट आया है। सेकंड है, द स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एग्जिस्ट प्राइमरली टू प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू सिटीजन, प्राकृतिक मतलब मुख्य रूप से अपने नागरिकों को समृद्धि के लिए आया है। अरिस्टोटल एम्फसाइज द एथिकल पर्पज ऑफ द स्टेट एमिंग ऑफ द हाइएस्ट गुड इट्स सिटीजन के लिए आया है। या द स्टेट इन अरिस्टोटल व्यू इन अ पार्टनरशिप दैट अराइज फ्रॉम द यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस, अरिस्टो विचार में राज्य की साझेदारी जो परिवार और गाँवों के मिलन से उत्पन्न होती है, तो आपको इसका आंसर बताना है। द आंसर इज बी। कैसे, 1 3 4 1 3 4 कैसे पढ़ते हैं, पहले दूसरा का देख लेते हैं क्यों गलत है। इन्होंने बात की अरिस्टो के अनुसार राज्य मुख्य रूप से अपनी आर्थिक समृद्धि की कोई बात इन्होंने नहीं की। अगर आपने अरिस्टो को अच्छे से पढ़ा है तो इकोनॉमी जैसी कोई शब्द की इन्होंने बात नहीं की थी, तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में, और एस्टिमेशन से भी हो जाता है 3 3, अब सॉरी 2 गलत है, 2 ये गलत हो जाता, 2 ये गलत हो जाता। अब आपको देखना पड़ता। अरिस्टो राज्य को प्राकृतिक संस्था के रूप में देखते हैं, पहला उनका कोट है, यही सही है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुआ है। अरिस्टो राज्य के नैतिक उद्देश्य पर जोर देते हैं, बिल्कुल सही है, और नागरिकों की सर्वोच्च भलाई होती है, यानी कम्युनिटेरियन थिंकर भी इनको हम कहते हैं। अरिस्टो विचार में राज्य की साझेदारी होती है जो परिवारों और गाँव के मिलन से उत्पन्न होती है, यानी कि परिवार, गाँव एवं राज्य, ठीक है। इस तरीके से अरिस्टो का राज्य चलता है। इसकी डिटेल्स में आप पढ़िए जरूर, तो थोड़ा और आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन से। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉमस हॉब्स के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर करेक्ट कौन कौन सा है? थॉमस हॉब्स का। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं लगातार यूजीसी नेट की अगर स्पेशली बात करें तो वो लाइनों में फंसाता है, उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा नॉट किसके विषय में, तो आपको बहुत गौर से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट दे रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट बताना आपको सही कौन से हैं। तो पहला है कि हॉब्स का तर्क, हॉब्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन इन द स्टेट आर नेचर आर गाइडेड बाई रीजन एंड मॉरलिटी के द्वारा, मतलब नैतिकता के द्वारा निर्देशित होते हैं। पहला ये बताना है आपको, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू हॉब्स इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल टू सरेंडर देयर राइट टू इस सोवरन अथॉरिटी को दिया जाता है। दूसरा पूछा जा रहा है अनुबंध व्यक्तियों के बीच मतलब किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि हॉब्स प्रकृति को स्थिति को निरंतर युद्ध यानी कंडीशन ऑफ परपिचुअल वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखता है। द सोवरन यानी कि जो संप्रभुता है वो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार है। द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि बेसिक प्लस मॉडरेट लेवल से बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आने के इसलिए चांसेस हैं क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको उठा के दे जा सकता है पेपर के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम, मतलब मैं बात कर रहा हूँ नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी या नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। आइए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। आंसर है 2, 3, 4। कैसे? मैंने स्टेटमेंट इसमें आंसर भी दे रखे हैं, तो पहला गलत क्यों ये देखते हैं। हॉब्स का तर्क है, यानी हॉब्स आर्ग्यू दैट स्टेट की स्थिति मनुष्य तर्क और नैतिकता से नहीं बल्कि स्वार्थ से निर्देशित होते हैं। और हम लोगों ने क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, मनुष्य तर्क और नैतिकता, सबसे पहले यही गलत हो जाता है, तो एक हट गया। ठीक है, अब 2, 4 थे, 3 और देखना था, तो हम देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट को। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ठीक है, दूसरा कथन क्यों सही है? हॉब्स के सामाजिक अनुबंध में यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी के बदले अपने प्राकृतिक राइट्स को यानी कि नेचुरल राइट को एक संप्रभु को, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे पूरा राज्य था, यहाँ के सारे राज्य थे, और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी को, यानी ये थर्ड पार्टी है जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे सोवरन वर्च्यू दिएंगे, जिसे लेवियाथन कहा है, उसको सारी सरेंडर हम लोग अपनी पावर को सौंप देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? हॉब्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर एज अ कंडीशन ऑफ परपिचुअल वॉर वेयर लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट। सतत युद्ध की स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं जहाँ जीवन एकाकी, गरीब, बुरा और क्रूर और छोटा होता है। तो ये आप ध्यान कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन करीबन 5 से 6 बार पूछा जा चुका है यूजी नेट एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम में, कि हॉब्स का जो मतलब व्यक्ति का जीवन बताता है वो किस तरीके से बताता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4, हॉब्स एक संप्रभु की वकालत करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट की बात करते हैं जिनको स्वच्छता सुनिश्चित करने और प्रकृति की स्थिति में वापसी को रोकने का पूरा अधिकार होता है। हॉब्स को थोड़ा सा समझते हैं बेसिक से कि हॉब्स क्या जानता है। उसने देखिए स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर व्यक्ति एकाकी मतलब कह सकते हैं सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा आप रखना ध्यान, क्योंकि हिंदी में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो अगर स्थिति ऐसी होगी तो वो क्यों थर्ड पार्टी को दे रहा है समझौता करने को? यहाँ पे अगर उसने लेवियाथन बनाया है, ठीक है, तो क्यों बनाया? उसने इसलिए बनाया लेवियाथन कि वो सारी शक्ति उसको दे रहा है जिससे कि ये वॉर और जितनी प्रॉब्लम है वो सारी सुनिश्चित हो सके, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए बराबर, जिसमें स्टेटस में लिखा है सुनिश्चित करने के लिए, और प्रकृति की स्थिति में वापसी को रोकने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरल स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन में। एक इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, दोहरे नैतिक मानक के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है स्टेटमेंट कि ए सिंगल सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई बोथ डोमेस्टिकली इन फॉरेन अफेयर, मतलब एक नैतिक सिद्धांत मतलब दोनों जगह लागू हो जाता है, पहला ये दिया है। अब पूछ रहा है दोहरे नैतिक मानक, इसका आप कीवर्ड ध्यान रखना क्यों होगा ऐसा। सेकंड है यह विचार नैतिक व्यवहार से, पहला ये था। दूसरा है कि द आइडिया ऑफ द मोरल बिहेवियर रिलेटेड टू कल्चर नॉर्म से रिलेटेड होता है। थर्ड है द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मोरल स्टैंडर्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी आंतरिक और बाहर रूप से विभिन्न नैतिक मानकों का अनुप्रयोग होना। और ये है चौथा कि यह है विश्वास है कि नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थान नहीं है। तो आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और इसका जो आंसर है वो है थर्ड, यानी सी, आंतरिक और बाहर रूप से इसमें अंतर होता है। क्यों होता है आइए इसको समझते हैं। डुअल मोरल स्टैंडर्ड क्या है, कह सकते हैं इसको कि दो रखना। एक तो रियलिज्म की बात अगर हम लोग करते हैं, ब्रेकडाउन उसको करते हैं, तो क्या करते हैं, द स्टेट ऑपरेट इन अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कह सकते हैं अनार्की है सिस्टम। अगर रियलिज्म की बात कर रहे हैं, वी आर सेल्फ हेल्प है, क्योंकि इसका कीवर्ड है ये सेल्फ हेल्प, और परस्यूट करते हैं अपनी पावर ऑफ प्राइमरी, यानी शक्ति की पहली चाह, ठीक है। और दिस ऑफ्टन लीड टू ए सिचुएशन वेयर एक्शन टेकन बाय ए स्टेट इन सेल्फ इंटरेस्ट में लिया जाता है, ठीक है। कंसीडर्ड इमोरल, अनएक्सेप्टेबल एंड इफ लेड डोमेस्टिकली। अब देखा जाए तो यहाँ दो नियम बनते हैं, जैसे कह सकते हैं कि इंटरनली यानी स्टेट के अंदर, एक्सटर्नली यानी कि
एक्सटर्नली है इंटरनली। उसके साथ में ये समझने वाली बात है, अगर रियलिज्म इस तरीके से बात करता है तो क्यों करता है, क्योंकि वो कहता है कि स्टेट के अंदर कुछ भी अलग चीज़ें हो सकती हैं। जब स्टेट बात करेंगे ना बहुत सारी, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, तो हमें दो तरीके के रखने पड़ते हैं मानव। मेन गोल ऑफ नेशन इन सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, सबसे पहली बात सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल की बात करते हैं। सर्वाइवल कैन समटाइम लीड टू स्टार्ट मेक डिसीजन कंसिडर्ड मोरली क्वेश्चनेबल इफ एवेल्युएटेड बाई डिफरेंट स्टैंडर्ड के रूप में अलग अलग तरीके से हम लोग स्थितियों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका जो टॉपिक होगा वो होगा डुअल मोरल स्टैंडर्ड और रियलिज्म के टॉपिक में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट है आधिपत्य का। हेजीमनी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, डिस्कस करता है। हेजीमनी इज अचीव्ड सोनली थ्रू, ये नहीं है, आप स्टेटमेंट पढ़ेगा उसमें से कौन कौन से सही पूछा जा रहा है। हेजीमनी जब उन्हें मतलब थ्रू मिलिट्री पावर से किया जा सकता है, या कल्चर हेजीमनी इन्वॉल्व मिक्सर मतलब कंसेंट मतलब कि आप सहमति से और ज़बरदस्ती दोनों से किया जा रहा है, इसको आपको बताना सही है। द हेजीमनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज एन एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। नव उदारवादी वैश्विक संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य एक उदाहरण है। ग्रामशी ने यानी ग्रामशी मेड नो कंट्रीब्यूशन, क्या उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है, यानी आपने कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हों। हेजीमनी, ग्रामशी का हेजीमनी जो मुख्यतः है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ये पूछ रहा है बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, ठीक है, तो आप इसमें बताइए आंसर क्या सही है। इसका आंसर है बी। कैसे, 2 और 3 सही हैं इसमें से। आइए इसको समझते हैं कैसे। पहला लिखा है कि ओनली मिलिट्री पावर, नो, मिलिट्री पावर से अकेले नहीं इसको कर सकते हैं। सेकेंड इज करेक्ट, मिश्रण शामिल है। और नौ उदारवादी वैश्विक संबंध में संयुक्त राज्य का एक उदाहरण है और कोई योगदान नहीं दिया, ऐसा गलत है। जब मैंने बताया जब दिया है तो इसमें नहीं होना चाहिए, तो 4 तो ऐसे ही हो गया और 1 हो नहीं सकता, तो 2 और 3 करेक्ट है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। आधिपत्य केवल सैन्य शक्ति से माध्यम किया जा सकता है, ऐसा नहीं। अचीव सोनली थ्रू नहीं हो सकता है, बेसिकली सारी चीज़ें मिक्सिंग हो, मिलिट्री पावर होगी जरूर, कल्चर हेजीमनी होगी, ये कीवर्ड मैंने इसीलिए लिख दिए हैं, आप उसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। कंसेंट एंड कोर्सन, सहमति और जबरदस्ती दोनों का मिश्रण होता है। कल्चर हेजीमनी इज इन्वॉल्व मिक्सचर ऑफ बोथ कंसेंट एंड कोरेशन, ठीक है। ग्रामशियन थॉट है पहला। नौ उदारवादी वैश्वीकरण के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य का उदाहरण बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 1990 के बाद जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से अमेरिका की हेजीमनी चल रही है। और कुछ समय बाद अब बाईपोलरिटी जरूर हो चुका है, मल्टीपोलर हो चुका है, बट डिपेंड करता है कि किस राज्य को ज़्यादातर हेजीमनी इसको हम लोग लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग अमेरिका से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, या फिर वेस्टर्नाइजेशन जैसे हम लोग कहते हैं। ग्रामशी ने आधिपत्य में सिद्धांत में योगदान दिया है। ग्रामशी मेड नो कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ हेजीमनी। अगर आपने ग्रामशी को नहीं पढ़ा जरूर आप पढ़ें, उससे हेजीमनी का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। कंसेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी एक थिंकर पे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, बट आप अपना कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और लोगों तक अपनी बात को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। फ्रेंड सर्कल में जिसे नेट वाले तैयार करने वाले या किसी भी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस आती है आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब अलग अलग स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस में है, सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन लिए हैं। रूसो से पूछा जा रहा है जनरल विल का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सा उसमें करेक्ट है। तो जनरल विल रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन एंड एम फॉर द कॉमन गुड, पहला ये पूछा जा रहा है। रूसो बिलीव द जनरल विल इज ऑलवेज अलाइंड विद द मेजॉरिटी ओपिनियन, क्या बहुमत की राय से चलता है या सामान्य प्रतिनिधित्व करता है, 1 2। तीसरा स्टेटमेंट है सामान्य इच्छा के लिए व्यक्तियों को अपने निजी हितों को सामूहिक हित के अधीन करना पड़ता है। द जनरल विल रिक्वायर इंडिविजुअल टू सबऑर्डिनेट देयर प्राइवेट इंटरेस्ट इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट में देना पड़ता है क्या। एंड चौथा है रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा आम भलाई की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्ती की संभावना अनुमति देती है। अगर आपने रूसो को पढ़ा है तो फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स एंड दैट आपका जनरल विल, इसको आपको बहुत ज़रूरी कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे इस तरीके से क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हैं। द आंसर इस आपका होगा इसमें बी। कैसे आप समझिए इसको, पहला देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपके दोनों तरफ लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें पढ़िए, इसमें लिखा है सामान्य इच्छा जनरल विल सभी नागरिकों के सामूहिक हित का, पहला ये रहा 1, आप उसको पकड़ सकते थे क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन भी करना है 1 पॉइंट, ठीक है। इसका उद्देश्य आम भलाई है, जनरल विल का हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, मतलब आपको स्टेटमेंट है ये आप नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से की नोट में, ठीक है।
दूसरा है रूसो का मानना है कि आम अच्छा बहुमत की राय, ये इस तरीके से किसी तरीके की बात नहीं करते, यानी कि ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कि सामान्य इच्छा के लिए व्यक्तियों को अपने निजी हितों को सामूहिक हित के अधीन करना पड़ता है, और रूसो की सामान्य धारणा आम भलाई का अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्ती यानी कोरेशन। अब फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। उनका ये कहना है रूसो का, अगर कोई व्यक्ति है यानी कि स्टेट है पूरा, ठीक है, और इसमें हमें इसमें हमें लाना है जनरल विल को, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि सारे मतलब अगर व्यक्ति कोई नहीं भी मानता उसको हम ज़बरदस्ती करके उसका कराएंगे, जबकि वो बात करता है व्यक्ति अच्छा था, सब कुछ था, बट अगर कॉमन भलाई करना है तो कुछ अवरोध, यानी कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसको रोका। बेसिकली यहाँ वो कहता है व्यक्ति फ्री भी है, और यहाँ व्यक्ति जनरल विल के लिए समुदाय के प्रति, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। ये आपको ध्यान रखना, और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो। मैंने सारा ऐड कर दिया इसकी मतलब रोक के। अब ये PDF भी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, ये रहा, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, पहले हम लोगों ने किया रूसो का, अब कार्ल मार्क्स से थ्योरी हिस्टोरिकल मेटालिज्म से रिलेटेड है, यानी कि भौतिकवाद से, और ये कोई कह सकते हैं PYQ नहीं है, ये सारे MCQ क्वेश्चन हैं जो मेरे द्वारा रेडी किए गए। यदि आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, जिससे हम लोगों को भी मिले आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट कराएं, या फिर प्रैक्टिस के साथ में थ्योरी बेस्ड भी क्लासेस कही जाएँ। पहला है कि मार्क्स का तर्क है कि आर्थिक आधार उत्पादन और साधन के संबंध अधिरचना यानी कि स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है, यानी कि मीन्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द सुपर स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स कल्चर एंड आइडियोलॉजी। अब ये क्वेश्चन आया है आपका बेसिक, मैं बता देता हूँ फॉर्मेट, बेसिक प्लस मॉडरेट। कैसे? कुछ चीज़ें बेसिक हैं स्टेटमेंट, कुछ मॉडरेट हो जाती है। जैसे अब पूछा देख सकते हैं, स्टेटमेंट है कि मार्क्स इतिहास को वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा है। थर्ड इज मार्क्स के अनुसार एक ऐतिहासिक चरण से दूसरे में संक्रमण हमेशा शांतिपूर्ण और क्रमिक होता है, ये भी पूछा गया है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, मार्क्स पूंजीवाद को इतिहास में इस चरण के रूप में पहचानते हैं। कैसा? इसे अंततः क्रांति के माध्यम से समाजवाद द्वारा प्रस्तापित किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक जानकारी है और आपने कर लिया। देखिए पहला तो क्या कह रहा है, निर्धारित करता है, अगर आपने पढ़ा तो बिल्कुल होगा। दूसरा श्रृंखला में जो सामाजिक परिवर्तन को बिल्कुल करते हैं। क्या ये दोनों विचारधाराएं सही होने के बाद में ये और ये तो एक दो तो सही होगा, ठीक है। उसका तीसरा देखते हैं, यहाँ लिखा है कि शांतिपूर्ण, क्या लगता है आपको शांतिपूर्ण होगा मार्क्स के समय में? और ये पूछते हैं क्रांतिक माध्यम समाज द्वारा प्रस्तापित किया जाएगा, तो आंसर इज बी। 1 2 4 3 का आपका इसी से क्लियर हो गया कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है पीसफुल एंड ग्रेसफुल इंग्लिश वालों के लिए, इससे ही आपका पता चलेगा क्वेश्चन गलत है। आइए इसको समझते हैं। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद कहता है कि आर्थिक आधार, यानी कि जैसे कह सकते हैं यहाँ भी ये ओके, यहाँ भी आर्थिक यानी ई फॉर मैंने बना दी इकोनॉमिक, और यही सारी चीज़ें कौन? अधिरचना, यानी ये जो वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी जो अधिरचना को डिसाइड करेगी आर्थिक, यानी कि स्टेट में कुछ भी होगा मार्क्स के अनुसार आर्थिक होगा तो ऑटोमेटिकली किसको करेगी? राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल पहलू को आपको तुरंत इफेक्ट करेगी। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। मार्क्स इतिहास को उत्पीड़कों और उत्पीड़कों की पूंजीवाद के तहत पूंजीपति वर्ग और सरवारा वर्ग के बीच संघर्षों द्वारा संचालित मानते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका यही विचार है, हैव्स और हैव्स नॉट, ये मानते हैं, ठीक है। मतलब एक है बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट में मतलब डिफरेंस करते हैं, ठीक है। थर्ड है गलत क्यों है, अभी देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानना है कि ऐतिहासिक चरणों के बीच संक्रमण हमेशा शांतिपूर्ण होता है, ये गलत है। क्रांतियाँ अक्सर एक प्रणाली उखाड़ फेंकने और दूसरे के साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा तो उन्होंने कहा था कि मजदूरों एक साथ हो जाओ, आपके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। आप समझ लीजिए बेड़ियों को तोड़ने की बात की है, तो आप समझ सकते हैं लड़ाई की बात करेंगे एक प्रकार से। कथन 4 सही कैसे है? मार्क्स पूंजीवाद को इतिहास में एक अस्थायी जड़ के रूप में पहचानते हैं, बिल्कुल सही है। इसे अंततः सरवारा वर्ग के नेतृत्व में क्रांति के माध्यम से प्राप्त समाजवाद द्वारा प्रस्तापित किया जाएगा। जो उनकी स्टेजेज हैं आप उनको जरूर पढ़ें कि कितनी स्टेजेज में समाजवाद या कम्युनिज्म आएगा, तो आप इससे बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पूछा जा रहा है, तो JS मिल हम लोग आ गए कार्ल मार्क्स के बाद में।
लिबर्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि लिबर्टी के बारे में उनका क्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, मिल स्वतंत्रता के प्रमुख घटक के रूप में व्यक्तित्व के महत्व पर जोर देते हैं, यानी मिल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एज अ की कंपोनेंट ऑफ लिबर्टी के बारे में, ठीक है। सेकेंड है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता कार्रवाई की पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देती है, भले इसको दूसरों का नुकसान हो। तीसरा स्टेटमेंट है, मिल सत्य की खोज के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। सपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड एसेंशियल ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। मिल का तर्क है कि राज्य जो दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। अब मैंने जितने स्टेटमेंट जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी में फैक्ट है, अगर आप चाहें तो फैक्ट शीट भी बना सकते हैं या इसको नोट भी कहीं से अपने वॉइस में जैसे भी आप करना चाहें। इसको बार बार वीडियो देखेंगे 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगे स्टेटमेंट बेस के। मैंने सारे क्वेश्चन इसी बेस पे बनाए हुए हैं। आइए इसे थोड़ा देखते हैं क्या है। पहला देखते स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक प्रमुख घटक के रूप में देखता है। अगर आपने मिल को पढ़ा है तो वो किस थिंकर में है आप जरूर कमेंट में बताएं। लिबर्टी के हैं, कम्युनिटेरियन है या सोशलिज्म के हैं, आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, इसको करता है बिल्कुल सही, अनुमति देता है गलत, क्योंकि ये दूसरों को नुकसान की बात नहीं करता है, ठीक है। अब भाषण को मानते हैं बिल्कुल सही और ठीक है, तो 1, 3, 4 आपका स्टेटमेंट सही होगा। आंसर इज ए। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि उन्होंने बात की व्यक्तिगत विकास और प्रगति स्वतंत्र की, यानी कि मुख्यतः लिबर्टी के, और वो भी ट्रांजिशनल थिंकर कहे जाते हैं बट मुख्यतः उनको नेगेटिव लिबर्टी में लिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया है जिससे कहते हैं कि अगर ए व्यक्ति है बी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बनता है तो वहाँ राज्य से रोकेगा। थर्ड इज मिल भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता को पुरजार का मतलब होता है बहुत ही एडवोकेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप इंग्लिश पढ़िए हिंदी पढ़िए क्योंकि कुछ शब्द का परिवर्तन करके कुछ और अर्थ निकाल दें। एसेंशियल फॉर डिस्कवरी एंड ट्रुथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपका बोलना। हमारे संविधान में भी इस चीज़ का बहुत अच्छा मौलिक अधिकार में दिया गया, इसीलिए, ठीक है। मिल अलाउज द स्टेट, मिल राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों सामाजिक लड़ दोनों की रक्षा की महत्व पर जोर देते हैं, यानी वो कहते हैं कि अगर राज्य सिर्फ इतना काम करेगा कि व्यक्ति के बोलने का अधिकार को बचा के रखेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोलो मैकियावेली, पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में पूछा जा रहा है और हम लोगों ने अभी किया मिल से पहले कार्ल मार्क्स हम लोग कर चुके, तो निकोलो मैकियावेली के बारे में आपसे स्टेटमेंट बारे में पूछा जा रहा है और इस आंसर आप जरूर दें और ये जानें कि हमारी कितनी तैयारी है इस बेसिक फैक्ट में। WPT IR जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के 2 क्वेश्चन जैसे आए थे, 2 या 3। तो पहला है मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। पहला है मैकियावेली सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिकलिटी ओवर मॉरलिटी इन इट्स स्टेट्सक्राफ्ट। दूसरा है मैकियावेली का मानना है कि शासकों को हमेशा सदाचारी होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट है। सत्ता बनाए रखने के लिए नैतिक रूप से कार्य करना चाहिए। थर्ड इज मैकियावेली की राजनीतिक सफलता फॉर्च्यून जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। या फिर चौथा स्टेटमेंट दिया, मैकियावेली का तर्क है कि शासक से प्यार किए जाने की तुलना में उससे डरना बेहतर है, लेकिन उससे नफरत नहीं की जानी चाहिए। तो आप इसमें से आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इज ए होगा क्योंकि उसका रीज़न है, आप इसमें समझिए आपके स्टेटमेंट में सारी चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल सही, क्योंकि उसने अलग किया। अब इसको सबसे पहला किसने अलग किया था? अरस्तू ने, ठीक है, नैतिकता से। और अब इस क्वेश्चन की बात करें, पहला है ये देखिए स्टेटमेंट लिखा है परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा गलत है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये देखिए धोखे और क्रूरता का उपयोग करना चाहिए, नैतिकता का कोई उन्होंने बात नहीं की। तो जो स्टेटमेंट में यही दिया था। जो फॉर्टूना यानी फॉर्चूना जो लिखा हुआ है ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मैकियावेली फिलॉसफी का। क्या कहते हैं कि दूर रहना चाहिए बेसिकली इनको भाग्य वाली चीज़ों से, ठीक है। आप प्रत्याशित शक्तियों को प्रतिनिधित्व करती है, जितना संभव हो सके भाग्य पर नियंत्रण रखें और अनुकूलन। कह सकते हैं कि आप ये समझिए कि आपने कर्म, जैसे हम लोग कहते हैं वर्क पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैकियावेली का जो प्रसिद्ध है कि शासक के लिए प्यार की तुलना में डरना बेहतर, क्योंकि डर आज्ञाकारिता सुनिश्चित करता है, हालांकि वह नफरत किए जाने पर खिलाफ चेतावनी देता है क्योंकि यह विद्रोह का कारण बन सकता है। आपको कमेंट सेक्शन करना है कि मैकियावेली के द्वारा किस राज्य को सबसे अच्छा माना गया और राजतंत्र में और गणतंत्र दोनों में बताइए जरूर, और किस स्टेट को उन्होंने ऐसा कहा था, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है मोरल फिलॉसफी पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में इमैनुअल कांट का क्या कहना है। इमैनुअल कांट के नैतिक और राजनीतिक दर्शन के बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कांट का दर्शन स्वायत्तता की अवधारणा पर आधारित है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी पर आधारित है, जहाँ व्यक्ति स्वयं द्वारा लगाए गए नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। सेकेंड है कांट की स्पष्ट अनिवार्यता के अनुसार,
व्यक्तियों को केवल उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें वे सार्वभौमिक कानून बनाना चाहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, कांट उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, नैतिकता के आधार पर अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी पर जोर देते हैं। या कांट शाश्वत शांति की वकालत करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानून के शासन पर जोर देते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो मेरे लिए मैंने ग्रांट आपका तैयार है, क्योंकि ये बेसिकली यूसीनेट के सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल थ्योरी में आ सकते हैं इससे रिलेटेड, या वेस्टर्न में या अदर एग्जाम में। हम लोग का सेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ सकता है। द आंसर इज ए। देखते हैं कैसे। पहला दिया है कि व्यक्ति द्वारा नैतिक नियमों का पालन, क्योंकि नैतिकता की अगर बात करें इमैनुअल कांट की, तो पहला उनका सेंट्रल थीम पॉइंट हो जाएगा, थीम पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं, नैतिकता है। दूसरा है सार्वभौमिक कानून, सेकंड सार्वभौमिक। उपयोगितावाद का बेंथम करता है, यहाँ पे बेंथम लिख दीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें, जब IR में आप पढ़ेंगे तो इनको आपको जरूर नाम मिलेगा इमैनुअल कांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगल थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं। अब हम लोग पहुँच गए हीगल पे, ठीक है। हीगल आपके सभी सिलेबस में है, लगभग नेट JRF सेट में भी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आ ही जाते हैं क्वेश्चन। हीगल के राज्य के सिद्धांत के बारे में आपको बताना, और यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो दैट्स आपका हीगल बहुत ही अच्छा है। पहला, हीगल राज्य को नैतिक जीवन और तर्कसंगता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। ऐसा क्या है, सही है या गलत, ये बताना है आपको। हीगल के अनुसार राज्य, परिवार और नागरिक समाज के बीच संघर्षों के समाधान से उभरता है। सेकंड बताना है। हीगल व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की पूर्ण सत्ता के अधीन मानते हैं या नहीं, यह भी आपको बताना है। हीगल द्वंद्वात्मक प्रक्रिया पर जोर देते हैं, जहाँ इतिहास विरोधाभासों और उनके समाधान के माध्यम से आगे बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो अब इसमें देखते हैं, कुछ एलिमिनेट आप कर सकते हैं तो ज़रूर आप करें। देखिए 4 तो सभी में है, बिल्कुल होगा। देखिए तीसरा, आप देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जैसे लिखा है कि व्यक्ति स्वतंत्रता को राज्य की पूर्ण सत्ता के अधीन मानते हैं, तो आंसर इसमें नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये आंसर है इसका 1, 2, 4। इस तरीके का कोई उन्होंने बात नहीं की है, वो राज्य को सर्वप्रथम मानते थे, ठीक। और राज्यों को उन्होंने मुख्यतः रखा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला कथन है, हीगल राज्य को नैतिक जीवन और तर्कसंगता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते हैं, यानी मुख्य है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भलाई का सामंजस्य मानते हैं, ठीक है। दूसरा है परिवार, यानी विशेष हितों का प्रतिनिधित्व, और नागरिक समाज, यानी कि इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पे टेंशन बिटवीन द फैमिली, पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड द यूनिवर्सल इंटरेस्ट। इससे यूनिवर्सल इगोइज्म बनता है आपका राज्य, यानी थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हीगल का यहीं से निकला है। तीसरा गलत है, मैंने बता दिया, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, वो बेसिकली राज्य की स्वतंत्रता के पहले राज्य मुख्य है, मतलब ऐसा है, राज्य उसका व्यक्ति है, ठीक। और हीगल का दर्शन द्वंद्वात्मक पद्धति में निर्मित है, जहाँ इतिहास, समाज, विरोधाभासों के समाधान में माध्यम से विकसित होते हैं। तो हीगल के बारे में हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मी बेंथम का थोड़ा सा पढ़ते हैं। जर्मी बेंथम ने क्या कहा है इस विषय पे। बेंथम डिफाइन करते हैं यूटिलिटी एट द प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस प्लेजर ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रिवेंट पेन को करने की कोशिश करते हैं, खुशी पैदा करने, दर्द को रोकने के रूप में। सेकंड है, बेंथम नैतिक और अनैतिक निर्णयों के आधार पर रूप में सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी के सिद्धांत की वकालत करते हैं। या थर्ड इज, बेंथम खुशी या आनंद आकलन करने में मात्रात्मक उपायों को अस्वीकार करते हैं, ऐसा पूछा गया है। चौथा है, बेंथम इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनों और संस्थानों का मूल्यांकन समाज के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आपको भी मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट है और बेसिक समझ। अब इसका आंसर यही है। अब इसका कैसे समझते हैं हम लोग, देखिए मैं बेंथम उपयोगिता को सबसे पहला इनका यही है कोड, खुशी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच में उपयोगितावादी। दूसरा है, राजनीतिक निर्णयों के आधार पर बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी, ये उनका कोट है, कभी पूछा जा सकता है, याद रखना आप लोग। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड इस क्या कहता है कि मात्रात्मक उपायों के उपयोग को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वो करना चाहते थे स्वीकार, ठीक है। यहाँ स्वीकार की बात करते तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड इज रॉन्ग हो जाएगा, और इसमें दो दिया नहीं था। जो देते हैं कि कानून और संस्थाओं का मूल्यांकन समाज के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो बिल्कुल सही बात है, यही उन्होंने कहा था। तो आप ये समझ गए ना, बेंथम को आपको बेसिक से आना चाहिए। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आज के ख़त्म हुए। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट बंद कर लिया, जो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन रह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी।
और यहाँ पे हमारी वीडियो को आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, एक अपना बताइए कि कोई गलती हुई हो तो आप बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।